वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस में। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने। उस टॉपिक को करते हुए ऑलरेडी हमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम एम्प्लॉइज को सर्च करें और उन्हें मोटिवेट करें टू अप्लाई फॉर जॉब्स। अब जब आप एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं, उसको सर्च करने के 2 तरीके हैं कि आप उसे सर्च कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसे सर्च कर सकते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्च करते हैं एम्प्लॉइज को, उसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सर्च करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं उसके 2 तरीके होते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के 10 तरीके होते हैं। आप जब आप बाहर से लोगों को सर्च करते हैं, उसको सर्च करने के 10 तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा कैजुअल कॉलर्स, तीसरा एडवर्टीजमेंट, फोर्थ क्या है फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, नहीं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कुछ हमें फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या क्या फायदे होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ध्यान से समझेंगे हम। पहली बात तो हमें क्वालिफाइड पर्संस मिल सकते हैं। क्यों क्वालिफाइड मिलेंगे? क्योंकि जब हम बाहर से किसी को लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो तो ऐसा लाएंगे जो पढ़ा लिखा हो। जो ऑलरेडी वर्किंग है उसमें तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है उस टाइम हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज हो तो हमने कम क्वालिफाइड वर्कर रख लिया हो। पर अब जब बाहर से ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब फंड्स हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छे क्वालिफाइड पर्सन ढूंढेंगे। दूसरा फायदा होगा कि हमें फ्रेश टैलेंट मिलेगा। पहले अगर मैं इंटरनल सोर्स से ढूंढूं तो क्या फ्रेश लोग आएंगे मेरे पास? नो, ऑलरेडी जो वर्किंग है उन्हीं में से ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। एक्सटर्नल में फायदा क्या है कि फ्रेश टैलेंट मिलेगा, क्वालिफाइड पर्सन मिलेंगे, वाइडर चॉइस मिलेगी मुझे कि बहुत सारे लोगों में से चूज करना है। इंटरनल में वाइडर चॉइस नहीं मिलती, जो ऑलरेडी है उन्हीं में से ढूंढना है। और एक फायदा और होता है कि जो मेरे इंप्लॉइज ऑलरेडी है ना, उनके अंदर कंपटीशन डेवलप हो जाता है। कैसा? कि भाई बाहर से वर्कर लेके आ रहा है, अगर अच्छा मिल गया तो ऐसा ना हो मुझे हटा के उसे रख ले। तो वो अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, उसके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट डेवलप हो जाती है। तो ये 4 फायदे हैं मेरे। सबसे पहला फायदा क्वालिफाइड पर्सनल। पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट qualified and trained people to apply for vacant job in the organization। समझ आ गई पहला पॉइंट। दूसरा wider choice। When vacancies are advertised, कह रहे जब वैकेंसी का आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, a large number of applicants from outside the organization apply। बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के वो अप्लाई करते हैं। फुल स्टॉप। The management has a wider choice while selection of people for employment। जब आप चूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या आता है? फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के अंदर से हमें चूज करना होता है। देखो क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अभी बताया क्या डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर? कंपटीशन। देखो क्या लिखते हैं, इफ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्स, कह रहे अगर कंपनी टैप करती है एक्सटर्नल सोर्स को, द एग्जिस्टिंग स्टाफ हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर। कह रहे हमारे जो स्टाफ है उसको कंपटीशन किससे करना पड़ेगा? आउटसाइडर्स के साथ। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। वो हमेशा अपनी तरफ से हार्डर वर्क करेंगे जिससे कि अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट शो कर सके। क्लियर हो गई बात? तो 4 फायदे, क्वालिफाइड पर्सनल, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। लेकिन इससे हमें कुछ नुकसान भी होता है। पहला नुकसान डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज।
जो मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं जब मैं बाहर से वर्कर लेके आता हूं। क्यों? कहते हैं यार हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जब सीनियर कोई लाना था तो बाहर से ले आया, तो फिर एक काम करो ना सर, काम भी बाहर वाले से ही करवा लो। ऐसी भावनाएं आती है लोगों के मन में कि जब तुम्हें प्रमोशन देना था तब तुम बाहर से ले आए, और जब काम कराना होता है तो हमारे को कहते हो भाई ये कर दे, भाई वो कर दे, तो वो क्या हो जाते हैं? डिससेटिस्फाइड। पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। दे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। उन्हें लगता है कि उनका प्रमोशन अब रुक गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, लेंथी प्रोसेस। जो एम्प्लॉइज हमें बाहर से चूज करने हैं, उनको चूज करने में बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। क्या प्रोसेस लेंथी रहता है? कि उन्हें पहले हम इनवाइट करेंगे, ढूंढेंगे, इनवाइट करेंगे, वो एप्लीकेशन देंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग कराएंगे, काम सिखाएंगे। तो एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। भाई इंटरव्यू लेने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, उनको काम सिखाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो 2 पॉइंट है, लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस। देखो लेंथी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम। द बिजनेस हैज टू नोटिफाई द वैकेंसी। पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि वैकेंसी है, एंड वेट फॉर द एप्लीकेंट्स टू इनिशिएट द सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उसके लिए वेट करो कि वो आएंगे, हम प्रोसेस शुरू करेंगे। लास्ट, कॉस्टली प्रोसेस। उनको चूज करना में महंगा भी पड़ता है। इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट द स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। A lot of money has to be spent on advertisement and processing of application. बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने में। समझ आ गई बात? तो शॉर्ट फॉर्म जो अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, वो क्या है? LCD, लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। क्लियर? अब जो मेरिट्स है, बच्चा कई बार भूल जाता है, बेटा मेरिट्स को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहे हम, उसको याद करने का एक तरीका है। आप ये याद रखना मेरिट्स किस चीज की है? एक्सटर्नल सोर्स। और ये सोचना आपका अपना बिजनेस है, आप बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं बिजनेस में जॉब रखने के लिए, बिजनेस में जॉब करने के लिए लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपको फायदा क्या होगा? फ्रेश टैलेंट मिलेगा, क्वालिफाइड मिलेंगे, बहुत ज्यादा चॉइस मिलेगी, और जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके अंदर कॉम्पिटिशन डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। अब बेटा सिलेक्शन प्रोसेस आज हम नहीं पूरा पढ़ेंगे, बट उसका जो स्टेप्स हैं वो हम समझेंगे जरूर। रीडिंग इसकी कल करेंगे बट समझेंगे आज ही। सिलेक्शन प्रोसेस, पहली बात तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको चूज करना फॉर अ जॉब। ये एक नेगेटिव स्टेप है, क्योंकि जो सिलेक्ट हो गया ठीक है, बाकी सारे रिजेक्ट। समझ आ गई बात? अब ध्यान से समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस का ना एक सीक्वेंस है। हम चैप्टर कर रहे हैं स्टाफिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास स्टाफ रखना है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? एस्टिमेट लगाता है कि उसे कितने वर्कर चाहिए। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पढ़ा था? कितने वर्कर चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए। जब वो एस्टिमेट लगा लेता है, उसके बाद वो उनको सर्च करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद उन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, अब मैं उनका क्या करूंगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद उनका होता है प्लेसमेंट एंड फिर वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पूरा स्टेप्स चलते हैं। अब ये जो सिलेक्शन होता है, ये प्रोसेस आप सबके साथ होने वाला है अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे। लाइफ में कभी भी जॉब के लिए जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं सर हम जॉब नहीं करेंगे, तो अपने नीचे कुछ लोगों को जॉब कराएंगे। आपका बिजनेस होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्कर को अपॉइंट करेंगे, तब भी तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। तो सीखना तो सबके लिए जरूरी है रियल लाइफ के लिए। ये काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सोच रही है। अब जब ये काम कर रही है तो सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए हमें फर्दर 8 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं किसी को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने के लिए। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो ये सारे स्टेप ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फॉलो करेगी आपको चूज करने के लिए। समझ रहे हैं क्या स्टेप्स होगा? सबसे पहला आपका होगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग।
बेटा ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराया, जिसे आप रिज्यूम या बायोडेटा बोलते हैं, उसमें देख के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लाइक आपने कहा कि मैंने अकाउंटिंग फील्ड के लिए एज एन अकाउंटेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। जब मैं एज ए अकाउंटेंट अप्लाई करता हूं तो कहते हैं कि आपने क्या अकाउंटिंग एक्सपीरियंस लिया सर आज तक, कहीं जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहली ही नजर में आपका बायोडेटा देख के जो उसकी नजर में आया उसने वो क्वेश्चन पूछ लेना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा। ये कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जब आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, इसके बाद आपके होंगे सिलेक्शन टेस्ट। बेटा ध्यान से समझेंगे, सिलेक्शन टेस्ट में आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देगा, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए 5 तरह के आपके टेस्ट लेगा, जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने कब ले लिए। बातों बातों में 5-7 क्वेश्चन पूछेगा और आपके 5 टेस्ट खत्म हो जाते हैं। ये 5 टेस्ट कौन कौन से हैं? सिलेक्शन टेस्ट मैंने पहले भी याद कराए हैं, हम इसको याद करते हैं। आप IIT, आप IIT, A stands for एप्टीट्यूड टेस्ट, P is पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। ये 5 के 5 टेस्ट होंगे आपके, जो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के ही चेक कर लेगा। इन टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कल को। फिलहाल देखो, सबसे पहला आपका क्या करा उसने, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बायोडेटा के बेस पे आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे। फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट लिया, जिसमें 5 तरह के टेस्ट हुए आपके। टेस्ट होने के बाद आपका होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में वो क्या करेगा, कुछ पैनल ऑफ एक्सपर्ट आएंगे। पैनल ऑफ एक्सपर्ट मतलब 4-5 लोग जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपको उन क्वेश्चन का जवाब देना है, जो भी वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप अपनी क्वेरीज भी उनसे ले सकते हैं रिगार्डिंग जॉब, बट पहले उनकी क्वेरीज का सोल्यूशन देंगे, फिर वो आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। तो यहां पे आपका होगा इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, फिर वो आपकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब बेटा इसमें क्या होता है, देखो अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म के नीचे पूछा होता है नेम 2 रेफरेंसेस, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए किसने कहा, आप किसके थ्रू आए हैं, आप उसका नाम और नंबर देंगे। ये उसे कॉल करके पूछेंगे क्या भाई आप इसे जानते हैं, अच्छा इसके बारे में कोई गलत बात तो नहीं, कुछ नेचर या कोई केस वेस आज तक कोई इसके केस में लॉन्च तो नहीं है। तो वो सब क्या चेक कर रहे हैं, आपकी रेफरेंस और बैकग्राउंड, कि आप कैसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। क्लियर? जैसी आपकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगी, अब वो लेंगे आपके लिए सिलेक्शन डिसीजन। क्या आपकी रेफरेंस ठीक आई है, तो वो डिसीजन लेंगे कि आपको रखना है या नहीं रखना। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में वो चेक करेंगे वेदर यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब और नॉट। यहां पे चेक करेंगे कि आप जॉब के लिए फिट है या नहीं है। आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, इसके बाद वो आपको देंगे जॉब ऑफर। क्या देंगे? जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में वो पूरा लेटर देंगे और बताएंगे आपको जॉब्स की टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, वो सब। और आप जब ये टर्म्स और कंडीशन पढ़ के ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और इस पे साइन कर देंगे, ये जॉब ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई बात? तो आपको ये 8 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी आपके फॉर्म की जो आपने दिया है, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, फिर आपका होगा इंटरव्यू, फिर चेक करेंगे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अच्छा, कुछ बच्चों को ये स्टेप्स याद करने में दिक्कत हो जाती है, तो आप उसको और इजी बना सकते हैं। देखो दिमाग का खेल है, किसी भी तरह समझे।
आप सबने रोडीज देखा होगा। रोडीज सबसे पहले वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फॉर्म देख के फालतू की बात पूछते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि इसको सेलेक्ट करना है या नहीं। उसके बाद उसका होता है इंटरव्यू, जिसमें कहते हैं ये करके दिखा। अच्छा तू जिम से जाता है, चल भाई। उसमें क्या कहते हैं, पुशअप्स मार के दिखाओ या ये करके दिखाओ। यस, उसके बाद चेक करते हैं उसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड कि भाई आज तक तूने क्या क्या किया हुआ, कोई सर्टिफिकेट है वो देखते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि इसका सिलेक्शन करना है या नहीं करना। ये नहीं होता वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन रियल लाइफ में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और वहां पे भी होता है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, वो सबसे पहले करा लेते हैं एंट्री से पहले ही कि ये बंदा प्रेशर झेल पाएगा या नहीं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद उसे ऑफर दिया जाता है। अगर एक्सेप्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑफर क्या दिया, किसकी टीम में आना है, और फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि पूरा सीजन तुम्हें झेलना पड़ेगा। समझ आ गई बात? यस, इसको हम यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।